डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। पिनाका रॉकेट प्रणाली, तो पिनाका रॉकेट प्रणाली है तो DRDO द्वारा विकसित की गई है। अत्याधुनिक दिशा सूचक प्रणाली से लैस है, दिशा सूचक प्रणाली से लैस है। पिनाका मार्क 1 मारक क्षमता इसकी 40 किलोमीटर तक है, तो 40 किलोमीटर तक मारक क्षमता है मार्क 1 की। फिर मार्क 2 है जो, तो इसमें 65 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, तो 40 की मारक क्षमता है, 65 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है पिनाका मार्क 2 में। पिनाका 1 में गाइड करने की तकनीक नहीं थी और अब अपग्रेड करके गाइडिंग प्रणाली से लैस कर दिया गया है। तो पहले में गाइडिंग तकनीक नहीं थी, अब गाइड से लैस कर दिया गया है। 44 सेकेंड की अवधि में 12 रॉकेट दाग सकती, तो 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकती है ये पिनाका। कवचयान, कवचयान टैंक है जी, कवचयान टैंक। तो बख्तरबंद सैन्य वाहन है, कवचयान में बख्तरबंद सैन्य वाहन एक प्रकार का कवच युक्त स्वचालित स्वयं अपना मार्ग बनाने वाला ऐसा वाहन है जिससे गोलीबारी भी की जा सकती है। तो स्वचालित है, अपना मार्ग स्वयं बनाता है और गोलीबारी भी इससे की जा सकती है। विशेष तौर से युद्ध में सेना द्वारा गोले दागने के कार्य में किया जाता है, तो इसका तो यह है युद्ध में गोले दागने का कार्य किया जाता है कवच से। कवच टैंक से बेहद दुर्गम जगह पर आसानी से चल सकता है और अपनी ही जगह खड़े खड़े एक से दूसरी ओर मुड़ सकता है, तो अपनी जगह पे खड़े खड़े दूसरी एक जगह मुड़ जाता है। तो ये कवच है, कवचयान टैंक। अब है अर्जुन टैंक, तो ये अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक में है DRDO द्वारा अर्जुन मैन बैटल टैंक परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई। तो अर्जुन मैन ट्रेवल टैंक है, इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। इसका उद्देश्य बेहतर फायर पावर यानी फायर करने के लिए बेहतर पावर और उच्च गतिशीलता उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ एक अत्याधुनिक टैंक बनाना है। तो उच्च सुरक्षा उत्कृष्टता सुरक्षा के साथ अत्यधिक आधुनिक टैंक बनाना है इसका कार्य। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो ये अर्जुन टैंक है, अर्जुन टैंक है जो है इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है DRDO द्वारा। इसकी रेंज कितनी है, 450 किलोमीटर है, तो इसकी तो 450 किलोमीटर है जो बाकी उन सबसे ज़्यादा है। आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ सकता है। युद्ध के दौरान दुश्मन टैंक की पहचान करता है और उसे नष्ट कर सकता है, तो दुश्मन की टैंक की पहचान करता है और उसे नष्ट कर देता है। युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे, तो माइंस को हटा देता है और आसानी से आगे बढ़ जाता है अर्जुन टैंक। केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगे हैं, तो केमिकल जो अटैक होते हैं, केमिकल अटैक से बचने के लिए इसमें सेंसर लगे हुए हैं। तो यह अर्जुन टैंक है। अब है भीष्म टैंक, तो ये भीष्म टैंक है इस तरह का। तो भीष्म टैंक में है, ये भारत का युद्ध रथ टैंक है, युद्धक टैंक है। जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है, तो ये भी जैव और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। शुरुआती टैंक के शुरुआती टैंक रूस में बनकर आए थे, तो इसके शुरुआती टैंक जो है तो ये रूस में बनकर आए थे। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है ये भीष्म टैंक। ये भीष्म टैंक है, 6 किलोमीटर तक दूर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जैव रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। 48 टन वजन दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है, तो 48 टन का इसका वजन हल्के टैंकों में से है। दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता है, दिन में भी और रात में भी, दोनों समय भी इसमें टैंक लड़ सकता है, तो दिन और रात दोनों में लड़ सकता है। मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है, मिसाइल के हमले को रोकने के लिए इसमें कवच है। एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
अजय अजय टैंक है ये, अजय अजय ये सोवियत संघ से खरीदा। तो अजय जो है, इसका नाम अजय है और ये सोवियत संघ से खरीदा गया है। हालांकि वर्तमान में इसका निर्माण भारत में हुआ है। तो वर्तमान में सेवारत है। 14 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। तो ये वो बहुत ज़्यादा कर सकता था। ये 14 किलो नहीं, ये 14 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर कर सकता था भीष्म वाला, और ये 14 किलोमीटर की मिसाइल लॉन्च कर सकता है अजय। तो ये 14 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। एक बार में 460 किलोमीटर दूरी तय करता है और गति इसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह है। वज्र वाला टैंक। तो इनकी फोटो सबकी एक सी ही दिख रही है। वज्र इसका नाम है। तो वज्र हालांकि वर्तमान में स्वदेश में ही भी निर्मित है। तो दक्षिण कोरिया से खरीदा था और वर्तमान में अब ये भारत में भी निर्मित होता है। एक बार में 360 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो दूरी कितनी, 360 किलोमीटर कर सकता है। गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी उस पहले वाले की समान ही इसकी गति है। 18 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। तो मिसाइल को 18 किलोमीटर की दूरी तक भेज सकता है। दक्षिण कोरिया से खरीदा था। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर। तो जोरावर वाला स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर, तो इसको है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा भारतीय लाइट टैंक जोरावर की सफल प्रारंभिक ऑटोमेटिव परीक्षण किया। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्का टैंक है। तो जोरावर क्या है, हल्का टैंक है, स्वदेशी रूप से विकसित है। लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से इसको विकसित किया है। अग्निपथ भर्ती योजना क्या है, तो ये 2022 में 3 सेवाओं सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना आई थी, 2022 में आई थी। युद्ध को 4 साल की अवधि, यही में क्या है, युवाओं हैं तो युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति दी है। तो 4 साल के लिए युवाओं को इसमें लिया जाता है। योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवा अग्निवीर कहलाते हैं। नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती होती है। तो इसमें 45,000 से 50,000 तक सैनिक भर्ती होते हैं। अधिकांश केवल 4 वर्ष में ही सेवा छोड़ देंगे। हालांकि 4 साल के बाद बेंच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो उसमें जो 25% होंगे, जो 45 और 50 सैनिक भर्ती होते हैं उसमें 15% सैनिक होंगे तो वो वापस और आगे 15 साल के लिए भर्ती होंगे। ये केवल आधिकारिक रैंक के नीचे के कर्मचारी, तो अधिकारी रैंक होते हैं उनके नीचे के कर्मियों के लिए है, जो कमिश्नर अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं। नई योजना के तहत लगभग 45, तो वही है, इसमें 70.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होते हैं। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की औसतन आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। सशस्त्र बलों के वर्तमान में औसत आयु 32, सशस्त्र बल की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, जो 6 से 7 वर्ष घटाकर 26 वर्ष हो जाएगी। सशस्त्र बलों की वर्तमान में अब 26 वर्ष रहेगी। सेवा में 4 वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का एक मुक्त का भुगतान होगा। तो अग्निवीरों को 11 लाख रुपए का एक मुक्त भुगतान किया जाएगा।
और 4 वर्ष के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कराए। तो जीवन बीमा 48 लाख का उनका होगा। शहीद होने की स्थिति में भुगतान न किए गए कार्यालय के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की राशि। संबंधित चिंताएं क्या है? तो 4 साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिए पात्र नहीं है। तो पुनः सेवा में नहीं पात्र होंगे। कोई पेंशन लाभ नहीं है। तो इनमें पेंशन का लाभ नहीं है। सेवा में अनुभवी सैनिकों की कमी हो सकती है। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रभावी कमांडर और नियंत्रण के लिए भारतीय वायुसेना के पास 7 कमान है। तो उसके पास 7 कमान है। उसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। तो भारतीय वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के जो कमान है, तो इसके कमान कहाँ है? इसका मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान, पश्चिम कमान मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिणी कमान दक्षिण पश्चिम, तो पश्चिमी कमान दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम जो साइड होती है दिशा, तो दक्षिण पश्चिम गांधीनगर में है। केंद्रीय कमान इलाहाबाद, केंद्र वाला इलाहाबाद में है। पूर्वी वाला शिलांग में है। दक्षिण पूर्वी तिरुवनंतपुरम में है। तो दक्षिण जो पूर्वी होता है वो तिरुवनंतपुरम में है। और प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में है। रख रखाव कमान नागपुर में है। तो इस तरह से इसके कमान है। एक दिल्ली में है, ये अहमदाबाद गांधीनगर में है। फिर मध्य वाला ये इलाहाबाद में है। पूर्व वाला शिलांग में है। फिर ये बेंगलुरु में इसका प्रशिक्षण केंद्र है। ये नागपुर में है रख रखाव कमान। ये दक्षिण में है, दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम में है। दक्षिणी वायु कमान। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो भारत के पास 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। हार्डिन एंड फोर्स स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा है। हिडन एयर फोर्स स्टेशन है। तो हिडन एयर फोर्स स्टेशन जो है, हिडन एयर फोर्स स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर फोर्स स्टेशन दुनिया में सबसे ऊंचा है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचा है, यानी 22,000 फीट तक है। ऑपरेशन राहत 20,000 लोगों को एलिफेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा वायुयान मिशन है। अब इसकी जो पोस्ट होती हैं वो है एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फील्डिंग फाइट लेंसनर और फील्डिंग ऑफिसर। तो इस तरह से इसके 9 पद होते हैं। एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड लीडर, फ्लाइंग लेंसनर और फ्लाइंग ऑफिसर। तो लड़ाकू विमान के संबंध में है। कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं? लड़ाकू विमान की गति तथा उसमें मिलने वाले युद्ध शस्त्र की क्षमता के आधार पर इन वायुयानों को अथवा लड़ाकू विमानों को अलग अलग पीढ़ी में बांटा गया है। तो इनको वायुयानों क्या है? उनकी गति और युद्ध में उनकी गति और क्षमता के आधार पर अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से 3G और 4G वाले लड़ाकू विमानों का उपयोग कर रहे हैं। 3G और 4G वाले लड़ाकू विमान हैं। 2017 में
2017 में भारतीय वायुसेना में 2G पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-21 हटाए गए थे। तो 2G वाले अब हटा दिए गए हैं, 3G और 4G काम कर रहे हैं। जल्दी उन्हें हटाकर 5G लाएंगे। वर्तमान में भारतीय सेना के पास फ्रांस से खरीदे गए मिराज 2000, रूस से खरीदे गए MiG-29 और सुखोई MKI लड़ाकू विमान शामिल हैं। तो इसमें क्या है, फ्रांस से खरीदे गए मिराज हैं वो 2000 हैं, और रूस से खरीदी गए MiG-29 हैं 29 हैं, और सुखोई है MKI लड़ाकू विमान है। तो मिराज है, मिग है और सुखोई ये विमान शामिल है। 2G वे 4G वाले हैं। तो इनकी रेंज कितनी है, 4G है यानी 4.5G है, 4G बोलेंगे, 5G नहीं है। भारत ने फ्रांस के राफेल जो 4.5G लड़ाकू विमान को खरीद पर भी समझौता किए हैं। तो 4.5G जो विमान है फ्रांस के, उस पर खरीदने का समझौता किया है तथा इसकी खेप भारत आना प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा भारत रूस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और रूस जो है, भारत रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के जो विमान है उसको बना रहे हैं, सहमत हुए हैं, जो स्टील्थ तकनीक पर आधारित है। स्टील्थ तकनीक क्या है, तो स्टील्थ तकनीक एक ऐसी तकनीक है कि विमान का पता ना लगाया जा सके। तो स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे विमान जो है, तो उसके विमान का कहाँ है वो उसका पता ना लगाया जा सके। इसके डिजाइनिंग में रेडार, इंफ्रारेड दृश्य प्रकाश, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम और ऑडियो प्रतिबिंबित उत्सर्जन को कम किया गया है। तो इसमें रेडियो जो लगते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड गेज और दृश्य प्रकाश, इन सबको बहुत कम कर दिया गया जिससे ये शत्रु के रेडार में नहीं आ सके। इसलिए भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं स्टील्थ तकनीक। स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है कि विमान का पता ना लगाया जा सके, तो वही तकनीक है। इसमें डिफरेंट फेज स्पेक्टर, ऑडियो उत्सर्जन बहुत कम कर दिया जाता है। यद्यपि ऐसा संभव नहीं है कि किसी विमान को रेडार से बचाया जा सके, परंतु स्टील्थ एयरक्राफ्ट मतलब रेडार से बचाया जा सके संभव नहीं है, लेकिन फिर भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट में तकनीकी के प्रभावी प्रयोग से विमान का पता लगाने या ट्रैक करने के कार्य को कठिन बना दिया गया है कि कठिनाई से वो ट्रैक होगा और ट्रैक नहीं होगा। इस प्रकार के विमान केवल 3 देशों के पास है। तो अमेरिका के पास है F-35 F-22, रूस के पास है और चीन के पास है। तो अमेरिका, रूस, चीन के पास इस तरह है। तो स्टील्थ तकनीक के लाभ क्या हैं? स्टील्थ तकनीक के लाभ क्या हैं? स्टील्थ तकनीक से पारंपरिक विमानों की तुलना में युद्ध क्षेत्र में अधिक कुशल और सक्षम है। तो पारंपरिक जो विमान है उनकी तुलना में युद्ध क्षेत्र में अधिक कुशल और सक्षम भी हैं। रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं, तो ये आसानी से रेडार में नहीं आते, अधिक कुशल हैं, सक्षम हैं। नहीं आने से युद्ध क्षेत्र में बढ़त, साथ ही जान माल का भी कम नुकसान होता है। तो जान माल का इसमें कम नुकसान होता है। मिकोयान MiG-29 इस तरह का विमान है। मिकोयान MiG-29 यह रूसी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तो रूस से आया है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। आसमान में ही रिफ्यूलिंग हो सकता है, यानी आसमान में ही इससे जो ईंधन है भरा जा सकता है। विमान में अलग से एक
फ्यूल टैंक होता है। विमान में अलग से फ्यूल टैंक होता है जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है इसकी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 2000 किलोमीटर चलने की वो होती है। फिर रेंज 1400 किलोमीटर है और 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। तो 65,000 ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। रूसी मल्टी लड़ाकू विमान है। तो ये सब है। पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ष 1999 पाकिस्तान के विरुद्ध 1999 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1999 का जो कारगिल युद्ध है उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका नाम क्या है? मकोयान या मिग 29 है ये। तो उसने 2029 कारगिल युद्ध में भूमिका निभाई। किसी भी मौसम में उड़ने में सक्षम है। तो ये मिग 29 है। मिग 29 है। 5 मिनट के भीतर ट्रैक ऑफर करने की क्षमता है। हवा से हवा में, हवा से सतह में, हवा से समुद्र में कार्रवाई करने में सक्षम है। किसी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 5 मिनट के भीतर टेक ओवर करने में भी सक्षम है। तो 5 मिनट के अंदर टेक ओवर कर सकते हैं, नहीं उतर सकते हैं। हवा से हवा में और सतह से हवा में। तो हवा से हवा में, फिर सतह से हवा में और समुद्र में भी कार्रवाई करने में सक्षम है। पाकिस्तान के विरुद्ध ये तो हो गया है। केवल एक पायलट के इसमें बैठने की मिग जो 29 है, मिग 29 इसमें एक पायलट की बैठने की व्यवस्था होती है। तो एक पायलट बैठ सकते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने घोषित किया है कि 2035 तक यह विमान चरणबद्ध तरीके से सेवा में से बाहर होंगे। तो ये चरणबद्ध तरीके से सेवा से अब बाहर होने की उम्मीद है 2035 तक। सुखोई, तो सुखोई MKI बोलते हैं। सुखोई MKI को रूसी भाषा में मॉडर्नाइजेटरी कुछ बोलते हैं, आधुनिक वाणिज्यिक भारती कहते हैं। सुखोई MKI 3 है। सुखोई 27 का उन्नत संस्करण है। तो सुखोई 27 जो है USSU का 27 का उन्नत संस्करण है। रूस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित है। तो रूस ने और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड है जो भारत की सरकारी संस्था, उसके सहयोग से बना है। हवा में ही हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। तो हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। विमान में डबल इंजन है। तो इस पे मिग जो है मिग 29 इसमें डबल इंजन है। एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। तो 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। कुल 8130 किलोग्राम वजन तक के हथियार उड़ाने में सक्षम है। गति इसकी 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और विमान में 30 mm की एक ग्रेजेब सिपुनोवा ऑटो कैनिंग जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। ये सारी चीज़ें इसमें 10 से अधिक बम रखे जाते हैं और 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। 4 तरह की मिसाइल होती है, 10 तरह के बम रखे जा सकते हैं। सुखोई MKI को अमोनिया जो मिग नहीं है, ये सुखोई है। अब तो ये सुखोई चल रहा है। यहाँ मिग एक बताया था तो मिग नहीं है, ये सुखोई वाला चल रहा है। सुखोई MKI में आर्मेनिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया और चीन सहित 15 देशों को इस्तेमाल करते हैं। ये सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के विभिन्न वर्जन का संचालन करता है। तो बहुत सारे इसके वर्जन हैं, उनका संचालन होता है। 272 विमानों के साथ भारत के पास इन विमानों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो 272 विमान है भारत के पास सुखोई के। है ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों को भारतीय सुखोई जो 30 से लॉन्च किया जा सकता है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को और क्रूज मिसाइल को
जो मिसाइलें हैं ब्रह्मोस और क्रूज, तो इनको वो लॉन्च कर सकता है। यह तकनीक केवल भारत के पास है, यहाँ तक कि रूस के पास भी नहीं है। तो तो लॉन्च करने की जो आकाश से लॉन्च करने की क्षमता है ब्रह्मोस और क्रूज को, ये भारत के पास है और केवल भारत के पास है। फलस्वरूप यह विमान अब 4.5 जनरेशन में शामिल है। तो और आगे की जनरेशन बना रहे हैं, 4 के आगे की 5 जनरेशन बना रहे हैं, 4.5 जनरेशन में शामिल है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें ये 15 देश शामिल करते हैं और ये बता ही चुके हैं। मिराज है अब, मिराज 2000, तो ये मिराज है वायुयान। मिराज फ्रांस के सहयोग से हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित है। तो वे फ्रांस के सहयोग से हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल ने लिमिटेड किया है और वो और पहले पड़ा था वो रूस से। तो चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। कौन सी चौथी पीढ़ी का है? मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है इसकी, 2336 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, लेजर डाइंग मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइलें ले जा सकने में सक्षम है। तो ये इतनी ले जा सकता है। मिराज है, तो मिराज है जो हवा से हवा में और हवा से सतह में और मिसाइलें इस तरह से ले जा सकता है। एक बार में अधिकतम 1550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। तो एक बार में कितनी दूरी? 1550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम। कितनी? 59,000 फीट की ऊंचाई में उड़ने में सक्षम है। लेजर गाइडेड बम, ईयर टू ईयर और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। वायुसेना में कितने? 50 मिराज हैं। वायुसेना में 50 मिराज हैं। कारगिल युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई थी और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनिया के और बालाकोट में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्र के इसी विमान से नष्ट किया है। तो कारगिल युद्ध में 2029 कारगिल युद्ध में और 2019 के पुलवामा हमले में इसने साथ दिया है और नष्ट किया है। सर्जिकल स्ट्राइक यानी सहायता की है इसने मिराज 200 ने। तो ये कारगिल हमले में इसने काम किया है। मिराज 200 है ये। इसके पहले पड़ा था जो सुखोई था। ये सुखोई था। तो मिराज पढ़ चुके हैं। अभी भारत फ्रांस के बीच राफेल एम का सौदा। तो भारत में और फ्रांस के बीच राफेल एम का सौदा हुआ है, भारत और फ्रांस में। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63 करोड़ रुपए के रक्षा सौदा हस्ताक्षर हुआ है। 63,000 करोड़ के। तो फ्रांस के साथ हुआ है, भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 36 राफेल, तो 26 राफेल जो है राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ के सौदे किए हैं, जिसमें 12 सिंगल सीटर राफेल एम और 4 ट्विन सीटर टेनर विमान हैं। तो इसमें है 22 जो है सिंगल सीटर हैं और 4 जो है ट्विन सीटर टेनर विमान है। भारतीय सेना के विमान वाहन पोत भारतीय जो नौसेना के विमान वाहन पोत NIS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। तो ये कहाँ तैनात होंगे? नौसेना के जो विक्रांत है और विक्रमादित्य, इन पर ये तैनात हो जाएंगे। तो राफेल एम जो है राफेल एम
पहली डिलीवरी तो इसकी जो है फ्रांस के साथ पहली डिलीवरी 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। सभी विमानों की आपूर्ति 2030 तक पूरी हो जाएगी। दरअसल एविएशन इन विमानों में भारतीय मिसाइलों जैसे अस्त्र का एकीकरण करेगा। तो भारतीय जो मिसाइल हैं, अस्त्र हैं, उनका इनमें एकीकरण भी होगा। तो इस तरह है राफेल। तो ये राफेल विमान है, राफेल MV राफेल। जो विंग हैं इनके फोल्डेबल हैं, यानी जो पंख लगे होते हैं फोल्डेबल है। और एम के और राफेल के हैं नॉन फोल्डेबल है। ये टेक हुक मौजूद है, इसमें नहीं है। नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड रेडार है। हथियार कई सारे हथियारों के साथ एएट सिर्फ मिसाइलों से लैस है। इसमें स्टैटिक रेंज वाले हथियार हैं। विमान वाहक पोत से जुड़े ऑपरेशन हवा से हवा में हमला, हवा से ज़मीन में हमला, हवा से एयर फ्यूलिंग, हवा में एयर फ्यूलिंग। तो ये राफेल है, राफेल M है। स्टैंडर्ड एयरफ्रेम है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग से प्लेटफॉर्म है। चौड़ाई 50,000 फीट तक की ऊंचाई बढ़ सकते हैं जी। फिर तेजस विमान है जी। तो तेजस विमान जो है मूलतः लड़ाकू विमान है और कार्यक्रम के तहत विकसित है, यानी लाइट कॉम्बैट एक्टिविटी LCA कार्यक्रम के तहत विकसित है। हल्के लड़ाकू विमान है। तो तेजस है जो तेजस, तो ये हल्के लड़ाकू विमान है। पुराने MiG-21 और मिराज लड़ाकू विमानों को प्रतिस्थापित तेजस जो है, तेजस वाले, तो ये पुराने MiG-21 मिराज लड़ाकू विमानों का प्रतिस्थापन करेगा। निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये तेजस को बना रही है। सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू है। तो ये मल्टी रोल यानी बहुत सारे काम कर सकता है और सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में सक्षम है। तो ये भी ईंधन भर सकता है। हवा में अधिकतम पेलोड क्षमता 40,000 किलोमीटर, पेलोड 40,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। 40,000 1.8 मैक की गति है। रेंज 3,000 किलोमीटर। तो सबसे हल्के, छोटे और टेललेस मल्टी रोल यही है। हल्के लड़ाकू विमान LCA कार्यक्रम। तो हल्के लड़ाकू विमान LCA कार्यक्रम क्या है? तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू LCA कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु वैमानिकी विकास एजेंसी, तो LCA कार्यक्रम प्रबंधन हेतु वैमानिकी विकास एजेंसी की स्थापना भी 1984 में हुई। तेजस विमान का निर्माण इसी कार्यक्रम के तहत हुआ। तो तेजस विमान है, तो तेजस विमान का निर्माण इसी कार्यक्रम के तहत हुआ। तो इसमें 1984 में शुरू हुआ, तो LCA कार्यक्रम की हुई और विकास एजेंसी 1984 में स्थापना हुई। भारत में मिलने वाले हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर कौन कौन से मिलते हैं? तो चीता हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है चीता हेलीकॉप्टर। ये फ्रांस के सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित है। तो फ्रांस के सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है चीता। फ्रांस के LAMA ऐसे
315B हेलीकॉप्टर के समान है। तो फ्रांस का जो है वो उसके समान है, गर्म वातावरण में विकसित है। तो चीता है और इसका वजन है 1950 किलोग्राम तक वजनी है, 1950 किलोग्राम वजनी है। और रेंज 515 है। अधिकतम गति 192 किलोमीटर प्रति घंटा। गुरुत्वाकर्षण केंद्र और ऊंचाई की स्थिति में संचालन के लिए डिजाइन है। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र और ऊंचाई में डिजाइन है। 5 सीटों वाला हेलीकॉप्टर। कितनी सीटों? 5 सीट वाला हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, यानी बहुत सारे काम कर सकते हैं। मल्टी रोल है, 5 सीटों वाला है। तो ये हेलीकॉप्टर का नाम है चीता। चीता के बाद है चेतक। चेतक हेलीकॉप्टर तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित है ये भी, और 1962 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। कब हुआ? तो 1962 में शामिल हुआ। नेवी के पास मौजूद सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है। तो ये चीता था, अब ये चेतक है। तो चेतक से भारतीय जो वायुसेना है तो सबसे पुराना है उसमें। ये रेंज है 545 किलोग्राम। अधिकतम गति 165 किलोमीटर प्रति घंटा है, 185 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। तो चेतक हो गया। साइंस रिसर्च ओवरेज। अब हम तो अगला हेलीकॉप्टर है ध्रुव। ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इस पर अब प्रतिबंध लगाया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर तो HAL द्वारा विकसित है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। सैन्य और वाणिज्य सेना में और वाणिज्य में उपयोग किया जा सकता है। नेपाल इजराइल को निर्यात तक है। नेपाल और इजराइल को निर्यात भी किया गया है। और इसका वजन अधिकतम गति 2023 को ध्रुव हेलीकॉप्टर की पुनः दुर्घटना होने के कारण 2023 में दुर्घटना होने के कारण भारतीय सेना ने इस हेलीकॉप्टर के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दुर्घटना की जांच की जा रही है और ये अंतिम रिपोर्ट आने तक यह रोक जारी रहेगी। तो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है। तो ध्रुव पर अब रोक लगा दी गई है। और रुद्र हेलीकॉप्टर है। तो ये रुद्र वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिकल द्वारा विकसित है। ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक सशस्त्र संस्करण है ये। तो ये ध्रुव का एक संस्करण है और ये इसका नाम रुद्र है। रुद्र हेलीकॉप्टर है। एंटी टैंक गाइडेंट, तो ये रुद्र है। और एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। और 2 सीटें होती हैं इसमें। रुद्र में 2 सीटें होती हैं और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। 1750 किलोग्राम के पेलोड को उड़ाने में सक्षम है। लेजर तकनीक यानी सेंसर से लैस है। सेंसर भी है इसमें लगे हैं। और पेलोड 1750 किलोग्राम तक ले जा सकता है। अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी रेंज 550 से 20,000 फीट तक की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम है। तो मैंने इतना याद करने की ज़रूरत है। रुद्र की ताकत है चिनूक या चिनूक बोलते हैं इसको। तो इसको चिनूक नाम रखा गया है अमेरिका में हवाओं के नाम पर। चिनूक अमेरिका की बोइंग, क्योंकि अमेरिका में बना तो अमेरिका की बोइंग कंपनी से ख़रीदा है चिनूक। तो चिनूक जो है चिनूक बोलते हैं इसको। तो अमेरिका की बोइंग जो कंपनी है, बोइंग कंपनी से ख़रीदा गया है। इसके निर्माण की तकनीक भी भारत ने खरीदी है। तो निर्माण की जो तकनीक है उसको भी ख़रीदा है चिनूक की। और 2019 में भारत चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली खेप आई है।
1900 पहली खेप आई है। हैवी लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, तो हैवी है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अधिकतम गति इसकी कितनी है, तो 315 किलोमीटर प्रति घंटा, 315 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। 60 सालों में अमेरिका का भरोसेमंद साथी है चिनूक, तो 60 सालों से क्या है, अमेरिकी सेना का भरोसेमंद साथी है। और किस देश ने बना है, तो मैन्युफैक्चर जो है, इंजन मैन्युफैक्चर है। पहली उड़ान अमेरिकी सेना में शामिल है। कितने देशों का इस्तेमाल यानी चिनूक है, भारतीय सेना में अब शामिल हो गया। भारत के पास कितने चिनूक है, तो अमेरिका के पास कितने चिनूक है इसके बारे में, तो इसकी रेंज है जी डबल इंजन फ्लाइंग मशीन कहे जाते हैं, यानी डबल इंजन होता है इसमें, तो डबल इंजन लगा होता है। और चिनूक हेलीकॉप्टर मल्टी मिशन हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इन इस्तेमाल सेना में गोला बारूद हैवी इक्विपमेंट्स फ्यूल को करने में होता है। दुनिया में सबसे मॉडर्न हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, तो ये हैवी चिनूक है। 10,000 किलोग्राम तक के वजन करने में है। पहाड़ों के पर ऑपरेशन के लिए अनुकूल है। अपाचे हेलीकॉप्टर, तो अमेरिका की ये बोइंग कंपनी से है और मालवाहक हेलीकॉप्टर है, तो ये अपाचे है। वजन 5,165 किलोग्राम है। अधिकतम गति 293 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें भी 2 सीटें हैं, अपाचे में 2 सीटें होती हैं। सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है, तो अपाचे क्या है, रात में उड़ान भर सकने में सक्षम है। तो अमेरिका की बोइंग कंपनी से दिया गया है, रात में उड़ान भर सकता है। मानव रहित विमान या ड्रोन, तो मानव रहित जो विमान होते हैं, मानव रहित विमान या ड्रोन, तो मानव रहित जो विमान होते हैं और ड्रोन होते हैं वो है। तो मानव रहित ड्रोन में व्हाट इज ड्रोन, तो एक प्रकार की फ्लाइंग रोबोट होते हैं, दूर से संचालित होते हैं, मानव द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रयोग सामान्यतः ऐसे स्थानों पर जहां मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकते, वहां ये रोबोट पहुंच जाते हैं, तो वही है। फिर ड्रोन पूरी तरह से जो ड्रोन होते हैं पूरी तरह से स्वचालित भी हो सकते हैं, अर्थात इनमें परिचालन एवं गणना करने के लिए सेंसर या लाइट डायरेक्शन एंड रेंजिंग डिटेक्टर की प्रणाली का निर्भर होते हैं। लाइट डायरेक्शन एंड राइडिंग यह एक रिमोट सेंसिंग विधि है, तो जो पृथ्वी पर रेंज यानी परिवर्तनीय दूरी को माप करने के लिए लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। इस तरह से नगर विमानन महानिदेशालय ने 2019 में, तो नगर के विमान महानिदेशालय 2019 में ड्रोन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए थे, तो नगर विमान महानिदेशालय ने जारी किए थे। इसमें ड्रोन के प्रकार से लेकर उसके संचालन संबंधी नियम तय किए गए, तो उसके ड्रोन के प्रकार से लेकर संबंधित नियम तय किए गए हैं। तो नगर विमान निदेशालय जो है DGCA ने ड्रोन के प्रमुख 5 प्रकार निर्धारित किए हैं। 5 प्रकार निर्धारित किए: नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन और लार्ज ड्रोन। तो नैनो है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है और लार्जर है। नैनो जो 250 किलोग्राम तक होते हैं, माइक्रो 250 किलोग्राम से अधिक 2 किलोग्राम तक होते हैं, और ये 2 किलोग्राम से 2500 किलोग्राम तक, स्मॉल वाले 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होते हैं, लार्जर 150 किलोग्राम से अधिक होते हैं। तो इस तरह से ने बताया है।
भारत की ड्रोन नीति 2021 आई। तो नगर विमान मंत्रालय, नगर के जो विमान होते हैं, मंत्रालय ने उदार बनाई गई ड्रोन नियमावली 2021 में अधिसूचित किया है। नई ड्रोन नीति 2021, तो इसमें मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है, ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीन जोन जहाँ हरे भरे खेत हों और कोई और चीज़ ना हो, तो ग्रीन जोन में मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय ड्रोन कंपनी में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो विदेशी लोग भी मतलब ड्रोन बना सकते हैं। तो भारतीय विदेशी कंपनी किसी में प्रतिबंध नहीं है। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर होंगे और विकसित होंगे। तो कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर होंगे। नियम के उल्लंघन पर विमान अधिकतम 1964 के प्रतिबंध के तहत कार्रवाई पर 1 लाख का जुर्माना होगा उल्लंघन करने पर। पंजीकरण लाइसेंस के लिए सक्षम मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है। तो नगर विमान मंत्रालय ने मार्च 2021 में नई ड्रोन नियमावली 2021 बनाई है। तो इसकी विशेषताएं हैं, यह विश्व स्वप्रमाणन और बिना दखल देने वाली निगरानी, तो बिना दखल दिए वाली निगरानी के आधार पर नियमित है। प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है। इस नियमावली के प्रकाशन में 30 दिनों के अंदर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे पीले लाल क्षेत्र के साथ इंटरएक्टिव एयर स्पेस नक्शा प्रदर्शित करता है। तो लाल पीले हैं और हरे नक्शा प्रदर्शित करता है कहाँ उड़ा सकते कहाँ नहीं। तो विश्व स्वास्थ्य प्रमाणन में 5, तो इसमें विश्व स्वप्रमाणन और बिना दखल देने वाली निगरानी के आधार पर नियमित है। प्रपत्रों की संख्या 25 से जो पत्र लगते हैं उनके लिए वो उनकी 5 कर दी गई है। 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या को घटाकर 4 कर दी गई है। 4 प्रकार के कर देने होंगे इसमें। ग्रीन जोन यानी 4000 फीट या 1200 मीटर तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। तो 400 फीट तक की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रीन जोन होता है। फिर पीले जोन में हवाई अड्डे की परिधि के 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दी गई है। तो 12 किलोमीटर तक का क्षेत्र आता है हवाई अड्डे के आसपास का। माइक्रो ड्रोन्स या नैनो ड्रोन्स के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। तो जो नैनो ड्रोन होते हैं उनके लिए लाइसेंस जो है उसकी आवश्यकता नहीं है नैनो ड्रोन के लिए। फिर किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ग्रीन जोन में स्थित अपने या किराए के परिसर में ड्रोन का संचालन करने की अनुसंधान या विकास संस्थाओं को टाइप सर्टिफिकेट, विशिष्ट पहचान संख्या, रिमोट पायलट स्टोर की कोई ज़रूरत नहीं। भारतीय ड्रोन कंपनी में विदेशी स्वामित्व के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बना सकता है। DGCA जो नगर विमानन महानिदेशालय से आयात मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। तो आयात करना है तो उसकी आवश्यकता मंजूरी की समाप्त कर दी गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत ड्रोन कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर ड्रोन का जो कवरेज है 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया, जिससे ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी। ड्रोन टैक्सी शामिल 500 किलोग्राम कर दिया है। DGCA ड्रोन
प्रशिक्षण जरूरतों पर निर्धारण करेगा। ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा। ऑनलाइन पायलट लाइसेंस भी उपलब्ध कराए गए हैं इनके लिए। सरकार द्वारा विकासोन्मुख नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विकास की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत में स्टार्टअप्स और अन्य हितों की भागीदारी के साथ ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की गई। तो ड्रोन को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की गई है। ड्रोन के लाभ हैं। ड्रोन के लाभ, तो इसके लाभ क्या हैं? तो आधुनिक तकनीक का एक आयाम है। ड्रोन आधुनिक तकनीक का एक आयाम है। आसानी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है, यानी व्यक्ति इसको नियंत्रित कर सकता है। दैनिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ई कॉमर्स उद्योगों में वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो होम डिलीवरी ड्रोन कर सकता है। परिवहन लागत या श्रम लागत, समय की बचत कर सकता है। दुर्गम स्थानों पर सरल पहुंच, दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंच सकता है। आपदा प्रबंधन में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके भी लाभ हैं। कृषि कार्यों जैसे कीटनाशक के छिड़काव में, फसल की देखभाल आदि में प्रयोग होता है। सीमा भी सुरक्षा कर सकता है। कहाँ कहाँ ड्रोन इस्तेमाल होते हैं? तो ड्रोन है ऐतिहासिक इमारतों की 3D मैपिंग में, ई कॉमर्स डिलीवरी में, मल्टी ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में, जंगली जानवरों की निगरानी में, फोटोग्राफी वीडियो में, खेती में, सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए भी ये उपयोग होते हैं। तो ड्रोन से हानि क्या है? तो हानि भी है कि इन्हें हैक किया जा सकता है, जासूसी की जा सकती है, गोपनीय एवं निजी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। आपराधिक तत्वों द्वारा ड्रोन का दुरुपयोग किया जा सकता है। आपराधिक तत्व ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। पक्षियों से टकराने पर भी इन्हें खतरा है। ड्रोन से हुए अब तक बड़े हमले में 2020 में अमेरिका में ड्रोन हमले में ईरानी मैसेज जनरल सुलामी को मार गिराया। फिर 2019 में यमन की हूती में विद्रोहियों में सऊदी अरब और 2009 में पाकिस्तान वजीरे 60 लोग मारे गए थे। इस तरह ड्रोन हमले भी हुए हैं। भारत में प्रमुख ड्रोन, तो भारत के प्रमुख ड्रोन न्यूज हैं, भारत में काम करते हैं। तो रुस्तम वन है। भारत में जो ड्रोन काम करते हैं उनमें रुस्तम वन है। तो इसे DRDO द्वारा विकसित 2009 में विकसित किया। रुस्तम को 2009 में विकसित किया। मध्यम ऊंचाई का है, 7000 फीट तक की ऊंचाई होती है और 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो 24 घंटे तक उड़ान भरते रहता है और 27,000 फीट तक होते। भारत में तीनों सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो तीनों सेनाएं इसको प्रयोग कर सकती हैं। लगभग 2 टन का होता है। तो रुस्तम है 2 टन तक का होता है। तो हमें 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति होती है। अमेरिका के प्रीडेटर नामक ड्रोन की तरह इसे आपातकालीन परिस्थिति में एक लड़ाकू विमान के तौर पर इस्तेमाल, तो आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रुस्तम 1 था। अब ये है रुस्तम 2। तो रुस्तम 2 है, तो ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा रेंज है इसकी। अमेरिका की प्रीडेटर नामक ड्रोन की तरह आपातकालीन परिस्थितियों में लड़ाकू विमान के तौर पर इस्तेमाल ये भी किया जा सकता है। तो रुस्तम 2 है। तो अन्य नाम तापस 201 उड़ान भरने में लैंडर करने के लिए स्वचालित प्रणाली है। दुश्मनों के इलाकों की टो करने में लेकर लक्ष्य की पहचान करने और उसे भेजने में सक्षम है। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाने बनाने में सक्षम है। तो इसका नाम था तापस का अन्य नाम था। और ये तापस जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 250 किलोमीटर है। सिंथेटिक्स
कैप्चर रेडार होने के कारण ये बादलों को पार भी देखा जा सकता है। सिंथेटिक ऑब्जर्वर 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ये तापमान है 1.8 टन तक है। 300 किलोग्राम वजन के हथियार के साथ 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। नेत्र है, नेत्र वाला ड्रोन है। नेत्र तो 2010 में DRDO और मुंबई की एक निजी फर्म आरडीओ फोर्सेस द्वारा विकसित हल्के वजन और निगरानी टेहटोही अभियान के लिए, तो हल्के वजन के लिए है, मुंबई एजेंसी ने बनाया है। हम निशांत ड्रोन निशांत ड्रोन जो है 1995 में भारत की पहली UVA निशांत का सफल परीक्षण 1995 में हुआ और ये 4.30 घंटे तक उड़ान भर सकता है, तो 4.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। युद्ध क्षेत्र निगरानी करता है। तोपखाने की आग सुधार के लिए उपयोग है। दिन रात की क्षमता, दिन और रात में कर सकता है काम। अभ्यास ड्रोन, ये अभ्यास ड्रोन है। ये भी DRDO द्वारा विकसित उड़ान भरने के लिए किसी बाहरी चीज़ की मदद की आवश्यकता इसे नहीं है। ड्रोन की इस तरह की डिजाइन किया गया है कि यह ऑटो पायलट की मदद से अपने टारगेट आसानी से निशाना लगा सकता है। ऑटो पायलट की मदद से आपने निशाना लगा सकता है जी। तो इसका नाम है अभ्यास ड्रोन। अभ्यास ड्रोन के बाद ये है हेरॉन ड्रोन। आसमान से चीन की निगरानी करता है। हेरॉन ड्रोन 30,000 फीट ऊपर से भी कमांडो को फीड दे सकता है। भारतीय सेना ने इन्हें इमरजेंसी खरीद के अधिकारों के तहत लाया है। इन्हें ईस्टर्न लद्दाख एरिया में निगरानी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हेरॉन ड्रोन है। तो हेरॉन ड्रोन उड़ान भरने के लिए किसी बाहरी चीज़ की मदद की आवश्यकता नहीं है। ड्रोन की तरह से डिजाइन किया गया है। ऑटो पायलट की मदद टारगेट आसानी से निशान लगा सकता है। हेरॉन ड्रोन जी इसकी तरह था, हेरॉन ड्रोन था। तो ये गलत था, ये उस वाली चीज़ का गया है हेरॉन ड्रोन। हेरॉन ड्रोन के संबंध में है कि इंजायरी ड्रोन है, शत्रु देशों पर निगरानी करने के साथ ही आक्रमण करने में भी सक्षम है। तो हेरॉन ड्रोन है जो हेरॉन ड्रोन आसमान में चीन की निगरानी करता है। तो ये शत्रु देशों पर आक्रमण करने में भी सक्षम है। सैन्य बलों को दुश्मनों के ठिकाने की बिल्कुल सटीक जानकारी देता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से नियंत्रित, सैटेलाइट वाला सिस्टम है उससे कम्युनिकेशन सिस्टम से नियंत्रित है हेरॉन ड्रोन। 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये 52 घंटे तक उड़ान भर सकता है हेरॉन। और 30,000 फीट की ऊंचाई से भी यह जमीन पर कमांडो को फीडबैक देना जारी रखता है। 30,000 फीट की ऊंचाई तक से भी फीडबैक अपना दे सकता है ताकि उसके हिसाब से सैनिकों का मूवमेंट किया जा सके, मूवमेंट वो कर सकते हैं। अब भारतीय नौसेना, यहाँ से नौसेना शुरू हुई है। तो भारतीय नौसेना है शानु वरुणा, इनका शानु वरुणा जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलमय रहे, इनका चिन्ह है। तो अब यहाँ से शुरू हो रही है